गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम जानदार और एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपकी चल रही है पढ़ाई। तो भाई आ जाइए, जल्दी से कर लिया जाए अपनी क्लास को शुरू। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो आ जाओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? सभी प्यारे बच्चे क्लास को भी अच्छे से देख पा रहे हैं? आवाज़ भी आप तक पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग बढ़िया हैं, उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया से आपकी चल रही है पढ़ाई और आपके परिवार के सभी सदस्य एकदम शानदार तरीके से स्वास्थ्य का रख रहे हैं ध्यान। ठीक है, हरियाणा से राम राम। तो जल्दी बताओ, आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत हो रही हो तो जल्दी बताएं, फिर हम क्लास को करेंगे आगे की तरफ शुरू। ठीक है, चलिए तो भाई आ जाओ। प्रणाम प्रणाम नमस्कार। टॉपिक हम लोगों का आज की क्लास में चलेगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। लेकिन उससे पहले मैंने कल आप लोगों को एंजियोस्पर्म पढ़ाए थे। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। आपने आवृत बीजी पौधों के अंदर आवृत बीजी पादप जो हैं इनमें पढ़ी थी बहुत सी चीज़ें। जैसे मैंने बताया था कि इनके अंदर जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होंगे, और आपने पढ़ा था कि ये सबसे विकसित पौधे हैं जो आवृत बीजी हैं। अब आवृत बीजी को दो भागों में बांटा गया था। एंजियोस्पर्म के ही दो पार्ट थे। एक मैंने बताया था मोनोकोट और एक बताया था डाइकोट, यानी एक बीज पत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री यानी डाइकोट। दूसरा है डाइकोट यानी द्विबीजपत्री। ठीक है, समझ में आ गई बात? द्विबीजपत्री। तो आपको जब भी पूछेगा कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री किसके भाग हैं, तो आप बताओगे ये एंजियोस्पर्म के भाग होते हैं, ये आवृत बीजी पौधों के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनको पढ़ना कर लिया जाए शुरू। अगर हम मोनोकोट के बारे में बात करें, अगर हम डाइकोट के बारे में बात करें, तो मोनोकोट जो है वो ऐसे पौधे हैं जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है। तो लिखेंगे एक बीज पत्र पाया जाता है। तो ऐसे पौधे जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है वो होते हैं मोनोकोट। तो लिखना भाई सिंगल कोटाइलडोन इसमें आपको देखने को मिलता है। सिंगल कोटाइलडोन आपको यहाँ देखने को मिलता है, सिंगल कोटाइलडोन। ठीक है, अब मैडम कोटाइलडोन क्या होता है या बीज पत्र क्या होता है अभी समझाऊंगी, अभी दिखाऊंगी, पहले लिख लो। तो ये एक बीज पत्री है, इनके अंदर एक बीज पत्र पाया जाता है। ये द्विबीज पत्री है तो इनके अंदर दो बीज या द्विबीज पत्र पाया जाता है। ठीक है, दो बीज पत्र पाए जाते हैं, ऐसा लिख लो। इनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बीज पत्री में एक बीज पत्र और द्विबीज पत्री में द्विबीज पत्र। यहाँ पर आपको डबल कोटाइलडोन देखने को मिलता है, डबल कोटाइलडोन। अब मैडम जी कोटाइलडोन क्या होता है, या आप जो बता रही हो बीज पत्र ये क्या होता है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बीज पत्र क्या होता है। आपने बहुत से वो देखे होंगे पौधे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपने बहुत से पौधे देखे होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि बहुत से बीज दो भाग में खुल जाते हैं और बहुत से बीज एक ही भाग में खुलते हैं। तो जो दो भाग में खुल गया समझो वो है डाइकोटाइलडोन, और जो एक ही पार्ट के अंदर रहा समझेंगे वो होता है प्यारे साथियों मोनोकोट। तो ये आपको एक फोटो दिख रहा है बेटा, ये एक बीज का फोटो है। अगर इस फोटो को आप लोग देखें तो ये जो बीज है ऐसे देखो दो भागों में आपको खुलता नजर आ रहा है। ये दो कोटाइलडोन है बच्चा, ये है कोटाइलडोन। तो ये दो कोटाइलडोन है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो जो भी बीज ऐसे दो भागों में खुले वो होगा दो कोटाइलडोन से बना, दो बीज पत्रों से बना। और बहुत से बीज तुमने देखे हैं इस तरीके से एक ही पार्ट में रहते हैं, एक ही पार्ट में रहेंगे। तो ये भी बीज पत्र है और ये है एक बीज पत्र। तो जिसके भी बीज ऐसे दो हिस्सों में टूटे वो होगा द्विबीजपत्री, और जिसका भी बीज ऐसे एक ही हिस्से में रहे वो होगा एक बीजपत्री। ठीक है,
तो अगर आप एक बीजपत्री को देखोगे तो इनका बीज आपको कुछ ऐसी संरचना में दिखेगा, ये एक ही रहेगा इनका बीज। जबकि इनको देखोगे तो इनका बीज ऐसे दो कोटाइलडोन में आपको खुलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ये दो बीजपत्र हैं, यहाँ पर एक ही बीजपत्र है, तो एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होगा, द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होंगे। क्लियर? अब आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट। आपको पूछ ले कि एक बीजपत्री में जो पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं। तो प्यारे साथियों, एक चीज होती है, अच्छे से समझना, एक चीज होती है, आप बोलते हो इसको शिराविन्यास। क्या बोलते हैं? शिराविन्यास। पेपरों में आपको पूछा जाता है कि शिराविन्यास किस में पाया जाता है, इसको बोलते हैं आप लोग वेनेशन। ठीक है, क्या बोलते हो? शिराविन्यास, इसको कहते हैं हम लोग वेनेशन। ठीक है, वेनेशन। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि शिराविन्यास किस में मिलता है, तो पत्तियों में मिलता है शिराविन्यास, पत्तियों में। तो पत्तियों के अंदर एक संरचना पाई जाती है, लीव्स में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं शिराविन्यास यानी कि वेनेशन। ठीक है, अब ये क्या है वेनेशन? तो जब भी आप किसी पत्ती को देखते हो प्यारे बच्चों, तो तुम्हें ना इसके अंदर एक संरचना दिखती है। देखो बीच में ऐसे एक लाइन दिखती है ऐसे करके, और इसके आसपास ऐसे फिर ऐसे ऐसे लाइन दिखती हैं, तो इन्हीं को कहते हैं शिराविन्यास। यही होता है प्यारे बच्चे वेनेशन। तो कभी भी पूछे कि पत्ती के अंदर बीच में कुछ धारी सी पाई जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं शिराविन्यास यानी कि वेनेशन के नाम से जानते हैं। तो शिराविन्यास पत्तियों में देखने को मिलता है और ये अलग अलग तरीके का होता है। तो आपको पूछेगा कि जो मोनोकोट होते हैं इनमें शिराविन्यास कैसा होता है, इनके अंदर जो शिराविन्यास है, या यूं कहूं कि इनके अंदर जो पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं, इनमें जो लीफ वेनेशन होता है वो कैसा होता है। तो आप लोग बताकर चलना कि इनमें जो पत्ती के अंदर शिराविन्यास है वो पैरेलल होता है। क्या होता है बेटा? पैरेलल होता है, समानांतर होता है। अभी दिखाऊंगी समानांतर कैसा होता है। फिलहाल आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक बीजपत्री पौधों में वेनेशन किस प्रकार का होता है, एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में शिराविन्यास किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन में होगा समानांतर, आप बताकर आना समानांतर होता है। ठीक है, अगर हम डाइकोट की बात करते हैं तो इनके अंदर जो शिराविन्यास देखने को मिलता है, इनके अंदर जो वेनेशन या लीफ वेनेशन देखने को मिलता है, मैम वो कैसा होता है? तो इनके अंदर जो वेनेशन देखने को मिलेगा वो होगा जाली का व्रत, यानी इनकी पत्तियां अंदर से जाली का के जैसी दिखती हैं। तो इनमें होता है जाली का व्रत यानी कि रेटिक्यूलेट, रेटिक्यूलेट शिराविन्यास इनके अंदर देखने को मिलता है, या इसी को आप नेट लाइक भी कह सकते हो, नेट लाइक, जैसे जाल होता है, कोई जाल नुमा होता है इनके अंदर। कैसे कैसे मैम? पैरेलल कैसे होता है और जाली का व्रत कैसे होता है? चलिए आइए समझाती हूँ। मान लीजिए ये है प्यारे बच्चों आप लोगों की एक पत्ती, आपने कई बार इस तरीके की पत्तियां देखी होंगी ऐसे। इन पत्तियों में क्या होगा, इनके अंदर जो लाइन है वो एकदम समानांतर चलती हैं। ये लाइन हो गई, फिर इसी के समानांतर दूसरी लाइन हो गई, फिर एक और लाइन हो गई ऐसे, फिर इसी के समानांतर एक और लाइन हो गई, फिर एक लाइन हो गई ऐसे, फिर इसी के समानांतर एक और लाइन हो गई। तो जब जो पत्ती के अंदर वेनेशन है, पत्ती के अंदर जो शिरा है वो एक दूसरे के समानांतर पैरेलल चलती मिले, तो ये होता है समानांतर शिराविन्यास। ये है पैरेलल वेनेशन, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो ये पैरेलल वेनेशन है, ये समानांतर शिराविन्यास है। और समानांतर शिराविन्यास किस में होता है आप बताएंगे? ये होता है एक बीजपत्री पौधों में। तो समानांतर विन्यास देखने को मिलता है एक बीजपत्री पौधों में, यानी अगर आप एक बीजपत्री पौधों की पत्ती को देखोगे ना तो ऐसी दिखेगी। बताओ किसकी होती है ऐसी पत्ती? आपने गेहूं देखा है, गेहूं की पत्ती ऐसी होती है। गेहूं की पत्ती को देखना, उसमें कभी भी आपको बीच में जो वेनेशन होंगी इसी तरीके की दिखेंगी, ऐसे ऐसे नहीं दिखेंगी। तो मोनोकोट के अंदर जो पत्तियों का क्रम है वो होता है
पैरेलल। इसी के अपोजिट अगर आप लोग बात करेंगे, इसी के अपोजिट अगर आप रेटिकुलेट को देखेंगे तो मान लीजिए ये एक पत्ती है, मान लो ये एक पत्ती है, ठीक है। अब इस पत्ती के अंदर आपको बीच में एक ऐसी शाखा सी दिखेगी, ये दिखेगी। अब इसी के आसपास आपको और बहुत सारी ऐसे 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 शाखाएं निकलती दिखेंगी। ये इस तरीके से पूरा जाल सा बना दिखेगा तुम्हें, पूरा जाल सा गुथा हुआ दिखेगा इस तरीके से। तो ये होता है जाली का व्रत शिरा विन्यास। ये है नेट लाइक, ये जाली का व्रत शिरा विन्यास है। यानी कि इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपको एक नेट सा बना दिख रहा है, देखो पत्तियों का एक जाल सा बना दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रेटिकुलेट होता है, ये रेटिकुलेट जो है ये किस में प्रेजेंट रहता है, तो आप कहेंगे कि रेटिकुलेट जो शिरा विन्यास है ये डाइकोट में देखने को मिलता है, जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें देखने को मिलता है। तो ये किस में होगा, ये होगा डाइकोट पौधों में। अब मुझे बताओ किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत है किसी तरीके की, जल्दी से बताकर चलो, मुझे बताएंगे जल्दी से। किसी बच्चे को कोई समस्या किसी तरीके की बताओ। मैम कल की क्लास क्यों नहीं चल रही है? बेटा क्लास तो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हिमांशी आपकी ही दिक्कत है जो नहीं चल रही है, बाकी किसी दूसरे बच्चे का ऐसा कोई कमेंट मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो ये होता है डाइकोट के अंदर। अब आपने पीपल देखा होगा, आपने पपीता देखा होगा, वो सब ऐसी पत्तियों को लिए हुए होते हैं। तो ये होता है जाली का व्रत शिरा विन्यास और ये होता है पैरेलल, ठीक है। चलो तो हमने वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि जाली का व्रत शिरा विन्यास ऐसा होगा, एक सेकंड रुकना प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आई बातें। एक बार मैंने बोल दिया अगर नहीं हो रही होगी क्लास तो वो अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल की क्लास नहीं चल रही है तो बेटा चल जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे कि जो आप लोगों का एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री है, इसमें और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो देखने को मिलेंगे। मोनोकोट और डाइकोट। भाई मोनोकोट और डाइकोट में आपको जड़ें भी पूछी जाती हैं, कैसी होती हैं, कैसे पहचानेंगे कि मोनोकोट की जड़ें कैसी हैं और कैसे पहचानेंगे कि डाइकोट की जड़ें कैसी हैं, ठीक है। तो दोनों में जड़ों के बारे में भी पूछा जाता है। तो जब भी आप लोगों को पूछेगा कि जो मोनोकोट होता है इसमें जड़ें कैसी होती हैं, तो आप लोग बताएंगे कि मोनोकोट के अंदर जो जड़ें हैं वो होती हैं फाइब्रस यानी कि रेशेदार, इनमें पाई जाती हैं रेशेदार जड़ें। तो रेशेदार जड़ें होती हैं इनके अंदर, ठीक है, रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। समझ में आई बात। तो मोनोकोट में कैसी जड़ें होती हैं, फाइब्रस रूट। तो इनके अंदर फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होती हैं, फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होंगी, रेशेदार जड़ें होती हैं। जबकि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इनके अंदर पाई जाती हैं टैप रूट्स, इनके अंदर आपको देखने को मिलती हैं टैप रूट्स, ठीक है, यानी कि शंकु जड़ें पाई जाती हैं, शंकु जड़ें, इनके अंदर शंकु जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसी जड़ें देखने को मिलती हैं, शंकु जड़ें पाई जाती हैं इनके अंदर। समझ में आ गई बात। तो ये भी आपको पूछा जाता है। अच्छा बच्चे सोचेंगे मैम रेशेदार जड़ें कैसी होती हैं। बेटा मान लो ये मिट्टी है, मान लो ये मिट्टी है और मिट्टी के नीचे से निकल रही हैं जड़ ऐसे, तो एक ही जड़ से बहुत सारी जड़ें नीचे को निकली रहती हैं इस तरीके से, पूरा रेशा सा बना रहता है, पूरा गुच्छा सा। तो ये होती हैं रेशेदार जड़ें। जैसे आपने गेहूं में देखी हैं, गेहूं को जब उखाड़ते हैं तो पूरी मिट्टी भी नीचे से उखड़ कर आती है। और टैप रूट्स कैसी होती हैं, तो टैप रूट्स होती हैं प्यारे बच्चे कुछ इस तरीके की।
तो टैप रूट्स आपको ऐसी दिखती हैं, जिनको आप शंक्वाकार जड़ें भी कहते हो। तो टैप रूट्स होती हैं कुछ इस तरीके की। तो जो डाइकोट है उनमें ऐसी जड़ें मिलेंगी, और जो मोनोकोट होते हैं उनमें फाइब्रस यानी रेशेदार जड़ें मिलती हैं। ये भी एक डिफरेंस है जो दोनों में पूछा जाता है आपको पेपर में। आज अब आगे बात करते हैं फिर से मोनोकोट और डाइकोट के बारे में। प्यारे बच्चों, जो मोनोकोट होते हैं इनके अंदर आप लोगों को बताना है कि फूल कैसे होंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मोनोकोट है कौन सा डाइकोट है, कौन एक बीजपत्री है कौन द्विबीजपत्री है। तो अगर मोनोकोट के अंदर हम लोग फूल की बात करते हैं, अगर मोनोकोट के अंदर फ्लावर की बात की जाए, तो इनके अंदर जो फ्लावर होता है वो 3 का मल्टीपल होता है बेटा, यानी उसमें 3 मल्टीपल, ठीक है, 3 का मल्टीपल होगा बेटा। 3 से गुणा करने पर आप लोगों को फूल की पंखुड़ियां मिलेंगी। तो 3 का मल्टीपल होगा प्यारे बच्चे, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर आपको पत्तियों की संख्या मिलेगी। जैसे मान लो ये कोई फूल है, ठीक है, इस पर एक पत्ती ये हो गई, एक पत्ती ये हो गई, और एक पत्ती ये हो गई। तो 3 पत्तियां हैं, अब 3 का ही मल्टीपल, या तो 9 होंगी या 6 होंगी या 12 होंगी, ऐसे पंखुड़ियों का क्रम मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 है, मान लीजिए 5वीं ये रही, 6ठी ये रही, तो ऐसे करके, ठीक है, 7वीं ये रही और 8वीं ये रही, और एक और अगर आप इसके आगे बना दोगे, जैसे कि मैं पूरा ही बनाकर दिखाती हूँ। देखो, अगर आप यहाँ मोनोकोट को देखोगे तो इनमें जो पंखुड़ियों का क्रम आपको मिलेगा वो मिलेगा 3 का मल्टीपल। ऐसे 3 का गुणा करने पर आपको पंखुड़ियों की संख्या मिलेगी, या तो 6 होंगी या 9 होंगी या 12 होंगी या 18 होंगी, ऐसे मिलेगी। अगर यहाँ पर आपने देखा है तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि फूल जो होगा, फ्लावर जो होगा, उसमें पंखुड़ियाँ कितनी रहेंगी, तो यहाँ पर 4 प्यारे बच्चे और 5 का मल्टीपल देखने को मिलेगा। 4 और 5 का मल्टीपल, भाई 4 का मल्टीपल 8 है, 12 है ना, 16 है, या तो पंखुड़ियाँ आपको 4 मिलेंगी या पंखुड़ियाँ आपको 12 मिलेंगी, ठीक है, या पंखुड़ियाँ आप लोगों को क्या मिलेंगी, ठीक है, कैसे मिलेंगी प्यारे साथी, तो आप लोग बताएंगे। देखो 12 यहाँ भी हो सकती हैं, 12 यहाँ भी हो सकती हैं, ये कॉमन चीज है, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है, 3 के में भी, ठीक है, समझ में आई बात। तो 12 अगर है तो वो डाइकोट मोनोकोट आप नहीं पहचान सकते, बट एक्चुअल में अगर बात करें तो 3 और 5 का आप लोग मेनली लेकर चलते हो। लेकिन कई बार आपको पेपर में ये भी आता है कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं इनकी पंखुड़ियों में किसका मल्टीपल पाया जाता है, तो 4 और 5 दोनों का अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो दोनों को सही करना। अगर आपको केवल 5 दिया हुआ है, दोनों एक साथ नहीं दिए हुए, तो फिर 5 को ही बताना है, 5 का मल्टीपल होगा फिर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे करके इनके अंदर होते हैं फूल का जो सीक्वेंस होता है। लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज है भाई इनके अंदर वेस्क्यूलर बंडल कैसे होंगे, वेस्क्यूलर बंडल कैसे पाए जाएंगे। वेस्क्यूलर बंडल जिनको हम कहते हैं संवहन ऊतक, इनमें संवहन ऊतक कैसे मिलेंगे देखने को, तो भाई संवहन ऊतक इनके अंदर होते हैं बिखरे हुए। कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड होंगे यानी कि बिखरे हुए। वेस्कुलर बंडल बिखरे रहेंगे बेटा, बिखरे हुए होते हैं वेस्कुलर बंडल इनके अंदर, अभी बताऊंगी कैसे। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इनके अंदर जो संवहन ऊतक हैं यानी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो होते हैं संवहन ऊतक। तो इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल हैं, जो इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू हैं, या बंडल ही लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग में होते हैं प्यारे बच्चे। वो किस में होते हैं, रिंग लाइक होते हैं, यानी कि जैसे कोई रिंग होती है ना, यानी अरेंज्ड होते हैं, रिंग के अनुसार होते हैं, घेराकार होते हैं, घेराकार। अब कैसे होंगे मैडम जी, तो आप लोग देख लीजिए कैसे होंगे, चलिए दिखाती हूँ। मान लीजिए ये है प्यारे बच्चे आप लोगों का मोनोकोट का तना, ये ठीक है, ये मोनोकोट का तना है, मोनोकोट। इसमें जो वेस्कुलर बंडल है ना, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे बिखरे पड़े रहेंगे, ठीक है। जो इसके अंदर संवहन ऊतक हैं वो बिखरे पड़े हैं, इधर उधर है प्यारे बच्चे वेस्कुलर बंडल। लेकिन ये है डाइकोट का तना।
अब डाइकोट के तने में अगर आप देखोगे तो डाइकोट का जो तना होता है इसमें जो वेस्कुलर बंडल है वो ऐसे रिंग के आकार में होंगे, ऐसे अरेंज रहेंगे, जैसे गोलाकार होंगे, जैसे कोई अंगूठी हो, ऐसे होते हैं गोलाकार। देखो ये गोलाकार वेस्कुलर बंडल है, तो यहाँ पर जगह जगह बिखरे हैं और यहाँ पर होंगे गोलाकार। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि डाइकोट और मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये इतने डिफरेंसेस हैं जो आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन होता है एक बीजपत्री और कौन होता है द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के उदाहरण की बात करते हैं तो आपको बताना है मोनोकोट और डाइकोट के अंदर जो इनके एग्जाम्पल्स हैं। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो जो मोनोकोट होता है ना, इसमें आता है गेहूं। मोनोकोट में आएगा गेहूं, मक्का, ठीक है, केला, चावल, घास, ठीक है प्यारे बच्चे, घास जो होती है, बांस। बेटा घास जो है ना, या जो बांस है, अच्छा बांस का जो पेड़ होता है वो एक पेड़ है या एक तरीके की घास है? तो प्यारे साथियों बांस जो है ना वो एक तरीके की घास ही है, याद रखना। बांस कोई पेड़ नहीं है, वो एक घास की कैटेगरी में आने वाला पौधा होता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आप लोगों के क्या, मोनोकोट के अंदर आने वाले मेन एग्जाम्पल। अगर आप लोगों को इंग्लिश में लिख दूं तो बेटा वीट, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, ठीक है, बनाना हो गया, बनाना, आप बताओगे राइस हो गया, आप बताओगे ग्रास हो गई, और बैम्बू हो गया, ठीक है, बैम्बू यानी कि बांस। तो ये सब आते हैं आप लोगों के एक बीजपत्री में। अगर हम द्विबीजपत्री की बात करते हैं तो द्विबीजपत्री का उदाहरण, भाई जिनके भी बीज दो भागों में टूट जाए। बताना जरा, अगर आप मटर को देखते हो, मटर खाते हो ना, अगर आप मटर को ऐसे प्रेस करना, मटर दो भागों में टूट जाती है, तो मटर हो गया एग्जाम्पल। आप चने को पानी में भिगो दो, पानी में भिगो दो चने को, और सुबह ऐसे प्रेस करो, दो भागों में टूटेगा, तो चना हो गया भैया डाइकोट। आप बादाम को देखो, पानी में भिगो दो, उसका छिलका उतारो, और भैया जो बादाम होगा वो भी दो भागों में टूट जाएगा, तो बादाम भी क्या होता है, डाइकोट। आप आम खाते हो, आम के अंदर जो गुठली निकलती है, बड़ी वाली गुठली निकलती है ना, उसको तोड़ दो, उसके भी अंदर एक छोटी सी गुठली निकलती है जो ऐसे दो भागों में चिपकी हुई होती है, तो आम भी हो गया डाइकोट। आपको पपीता बहुत पूछा जाता है पेपर में, पपीता। पपीता प्यारे बच्चों अपवाद के तौर पर लिख सकते हो, क्योंकि पपीते का बीज तो एक ही रहता है, लेकिन पपीते की जो पत्ती है वो जाली का व्रत होती है। पपीते की पत्ती देखिए, उसमें जाल सा बना हुआ होता है वेनेशन का। पपीता हो गया, ठीक है, पीपल हो गया प्यारे बच्चों, पीपल। तो ये सब हो जाते हैं किसके एग्जाम्पल, आप बताओगे डाइकोट के। मूंगफली हो गया, काजू हो गया, ये सब डाइकोट होते हैं, ठीक है। सरसों आपको पूछ ले तो सरसों, कभी साग खाया है बच्चा, साग? सरसों जो होती है मस्टर्ड, मस्टर्ड का जो बीज है वो तो एक ही रहता है, लेकिन इसकी पत्तियों में जाल सा बना रहता है, जाली का व्रत होती है साग की पत्तियां, तो सरसों भी होता है डाइकोट के अंदर। समझ में आ गई बात। तो ये आप लोगों को पूछेगा, ठीक है। आ जाओ अब हम चलते हैं आप लोगों के बॉटनी के दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो भाई अगला टॉपिक है हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसको कहते हैं पादप आकारिकी। पादप आकारिकी यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं पादपों के बाह्य संरचना के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, आपको पूछ ले कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, आकारिकी क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन होता है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन, ठीक है, पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन, ठीक प्यारे बच्चे, बाह्य भागों का अध्ययन होता है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, कभी भी पूछ ले तो बताना, पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन जो होता है उसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी।
अब मैडम जी पौधों के बाह्य भाग कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से भाग हैं जो पौधों के बाह्य भागों में आते हैं? तो आप बताएंगे कि पौधों के बाह्य भागों में आता है तना, ठीक है, स्टेम जो तना होगा, ठीक है। आगे बात करें तो पौधों के बाह्य भागों में आती है बेटा जड़, जड़ भी बाह्य भागों में ही आती है, रूट जो होती है, ठीक है, मिट्टी के अंदर जरूर है लेकिन वो बाह्य भागों में इंक्लूड होती है। बाह्य भागों में पढ़ोगे पत्तियों के बारे में, पत्तियां यानी कि लीव्स, पत्तियों के बारे में। बाह्य भागों में ही पढ़ोगे फल के बारे में, ठीक है, फ्रूट जो होता है, फ्रूट। और बाह्य भागों में ही पढ़ते हैं हम किसी भी पौधे के फूल के बारे में, यानी कि फ्लावर के बारे में। तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर, इतनी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक में हम तना पढ़ेंगे, जड़ पढ़ेंगे, फूल, पत्ती और बेटा फल के बारे में पढ़ेंगे। तो जब इन इतने भागों का अध्ययन करेंगे ना, उसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो पौधों के बाह्य भागों का अध्ययन। अब बाह्य भाग ये होते हैं, तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए स्टेम। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टेम, तो बात करेंगे स्टेम की, तना, ठीक है बेटा। तना जो होता है, आपको कभी भी पूछे तना क्या काम करता है, तो पादपों को मजबूती देने का काम करता है, पादपों को सहारा और मजबूती, ठीक है, सहारा व मजबूती देता है। आप लोग बताकर चलेंगे कि कौन सा भाग है पौधों का कि जो पौधों को मजबूरी और सहारा देते हैं, तो ये काम करते हैं तना। तो तना क्या करेंगे बेटा, प्रोवाइड, आप लोग बताएंगे प्रोवाइड सपोर्ट, बेटा सपोर्ट देंगे, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ। तो प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट, भाई पौधों को सपोर्ट देते हैं और स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती देने का काम करते हैं तना। तना तुमने देखा ही है किसी भी पौधे का जो तना होता है। अगर मैं यहाँ पर एक पेड़ बनाती हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पौधा बनाती हूँ, तो देखो ये है मिट्टी, ये है मिट्टी, मिट्टी के नीचे होती हैं जड़ें, ये हो गई भाई जड़ें, ये हो गई जड़ें, ठीक है, ये जड़ें हैं। इसके ऊपर निकलता है छोटा सा पौधा ऐसे, ये हो गया इसका तना भाई, ठीक है, ये तना हो गया। इसी से निकलती हैं ऐसे करके शाखाएं, तने से ये निकलती हैं, तने से शाखाएं, ये निकल गई। और भैया इसी पर लगी हुई होती हैं ऐसे ऐसे पत्तियां, ये लगी हुई होती हैं पत्तियां इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, ये मिट्टी है, ये क्या है, मिट्टी। तो तने के अंदर जो तना है या जो पौधा होता है, उसका जो भाग मिट्टी के अंदर है, उसको हम जड़ कहते हैं बेटा। ये जड़ें हैं, ये जड़ें हैं, ठीक है, ये रूट हैं। तो रूट्स क्या करती हैं बेटा, रूट्स मिलकर बनाती हैं रूट सिस्टम। तो भाई जड़ें जो होती हैं ये पौधों का जड़ तंत्र बनाती हैं, जड़ तंत्र। तो आपको पूछेगा कि पौधों में जड़ तंत्र कहाँ पाया जाता है, मिट्टी के ऊपर या मिट्टी के नीचे? तो भाई पौधों में जो जड़ तंत्र पाया जाता है वो मिट्टी के नीचे होगा, क्योंकि जड़ें ही है मिट्टी के नीचे और जड़ें ही मिलकर बनाती हैं जड़ तंत्र। तो आपको कभी भी पूछे कि मिट्टी के नीचे वाले भाग को कौन से तंत्र के नाम से जाना जाता है पौधों में, तो आप कहोगे जड़ तंत्र के नाम से जाना जाता है। और जितना भी भाग मिट्टी के ऊपर है, किसी भी पौधे का जितना भी भाग मिट्टी के ऊपर है, अब ये पूरा एरिया मिट्टी के ऊपर है भाई, तो इसको कहते हैं हम तना तंत्र, इसको कहते हैं हम तना तंत्र। तो आपको पूछेगा कि पौधों में जो शूट सिस्टम होता है वो कहाँ होता है, तो पौधों के अंदर जितना भी भाग मिट्टी के ऊपर है, जितना भी भाग मिट्टी के ऊपर है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है शूट सिस्टम। तो एक पूरे पौधे में दो सिस्टम काम करते हैं, एक रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम मिट्टी के अंदर होगा और जड़ों का निर्माण करेगा, यानी जो जड़ें होती हैं वही मिलकर जड़ तंत्र को बनाती हैं। और मैम शूट सिस्टम क्या होता है, तो शूट सिस्टम वो है जो मिट्टी के ऊपर वाला जितना भी भाग है। अब मिट्टी के ऊपर वाले भाग पर ही फल, फूल, पत्तियां, ये सारी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो भाई तना तंत्र जो होता है इसी पर पत्ती हैं, ठीक है, इसी पर लगे होते हैं फूल बेटा। मान लीजिए यहाँ ये लग रहा है फूल, ये फूल लग रहे हैं यहाँ, ठीक है, इसी पर लगे हुए होते हैं फल प्यारे बच्चों।
मान लो ये फल लग रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो जो तना तंत्र है ना, इसी पर पत्ती है, इसी पर फल हैं, इसी पर फूल हैं, इसी पर शाखाएं हैं। तो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तना जो होता है इससे कौन कौन सी संरचनाएं जुड़ी होती हैं। तो लिखना तने से पर्व संधियां, फल फूल पत्तियां जुड़े होते हैं, ठीक है। तो तने से ही कौन कौन सी संरचनाएं हैं, तो आप लोग बताएंगे कि तने से ही फल फूल पत्तियां पर्व और पर्व संधियां जुड़ी हुई होती हैं। तो लिखना नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड, ठीक है। अभी बताती हूँ क्या होते हैं नोड और इंटरनोड। नोड एंड इंटरनोड आप बताओगे फ्रूट, फ्लावर एंड लीव्स प्रेजेंट ऑन स्टेम। भाई पौधे के अंदर जो तना है ना, वही सारी चीजों को अपने से जोड़े रखता है। तने पर ही पर्व होंगे, तने पर ही पर्व संधियां, तने पर ही फल, तने पर ही फूल पत्तियां, ये सब लगी हुई होती हैं। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ नोड और इंटरनोड क्या होती हैं, ठीक है। नोड और इंटरनोड क्या होती हैं, चलिए बात करते हैं नोड एंड इंटरनोड की। तो नोड एंड इंटरनोड जो होती हैं, ये आपने देखा होगा किसी भी पौधे के अंदर। मान लीजिए ये पौधा है, इस पौधे को जब आप देखते हो, ठीक है, मान लीजिए ये पौधा है, इस पौधे को जब आप देखोगे तो देखो बड़े ध्यान से, इस पौधे में तुम्हें ये तना है बेटा, जहां मैं ब्लैक ब्लैक कलर आपको दिखा रही हूँ, ये तना है इसका, ये तना है पूरा इसका ऊपर तक, ठीक है, ये तना है, ये इसका स्टेम है। अब इसी तने से देखो शाखाएं निकल रही हैं, ये रही बीच बीच में। तो ये जो शाखाएं निकल रही है ना, इनको हम कहते हैं, यहां पर ये जो संरचना बनी ये है नोड। तो एक तने से जो दूसरी शाखाएं निकल रही हैं, तो वो तने से जो शाखाएं जुड़ी हैं वो नोड के द्वारा जुड़ी हैं। नोड का मतलब होता है गांठ। तो एक तने से जो दूसरी शाखा जुड़ी हुई है वो नोड के द्वारा जुड़ी हुई है। और प्यारे बच्चे यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ये रही नोड, ठीक है, यहाँ से भी एक शाखा निकल रही है। तो अगर मैं यहाँ पर एक तना बनाऊं, ये है एक तना, ठीक है, इसी तने से निकल रही हैं ऐसे ऐसे ये शाखाएं। तो यहाँ पर जो संरचना बनी, यहाँ पर जो ये संरचना बनी, इसको कहते हैं हम नोड। ये है बेटा नोड, समझ में आ गई बात। वैसे ही यहाँ से और भी निकली शाखाएं, ये निकली यहाँ पे ऐसे शाखाएं, ये निकली, तो यहाँ पे जो संरचना बनी ये हो जाएगी नोड। ये भी क्या है भाई, नोड हो गई ये संरचना भी, समझ में आ गई। तो एक तने से सॉरी, एक तने से जो नई शाखाएं निकलती हैं वो जिस बेस से किसी भी तने से जुड़ी रहती हैं वो सारी नोड होती हैं। ये भी नोड है बेटा, यहाँ पर जो बन रही है ये भी नोड है। अब मैम नोड तो समझ में आ गई, अब बताओ इंटर नोड कहाँ होती है। तो बेटा ये और ये इतना जो गैप है, ये इतना जो बीच में गैप है, यानी एक शाखा से जब दूसरी शाखा निकलेगी उनके बीच का जो गैप होगा उसको कहेंगे इंटर नोड। इंटर का मतलब मध्य और नोड मतलब गांठ या नोड। तो नोड, दो नोडों के बीच की जो जगह है उसको कहते हैं इंटर नोड। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो जगह है ये है इंटर नोड। समझ में आई बात। तो भाई ये पूरा तना है, तने पर ही नोड शाखाएं निकली हुई हैं और दोनों नोड के बीच की जो जगह है उसको कहते हैं इंटर नोड, यानी कि पर्व संधियां। इसको कहेंगे पर्व संधि। संधि होता है बेटा जॉइंट, जोड़, ये होती है पर्व, ठीक है। तो तने पर ही पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है प्यारे बच्चे। आगे बढ़ रही हूं अब मैं। तो आपको ये पूछता है तने पर क्या क्या होता है, तो तने पर ही नोड और इंटर नोड होती है, ठीक। चलो अब मैं चल रही हूं आगे की तरफ। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, अब बात करेंगे तने की। बेटा तना जो होता है ना, तना अपने आप को रूपांतरित भी करता है। तो तने का एक रूपांतरण है भूमिगत तना, ठीक है, भूमिगत। आपको पूछेगा कि भूमिगत तना कौन सा होता है। भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है बेटा,
अंडरग्राउंड स्टेम भी आपको देखने को मिलता है, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। अब अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा है, तो ये आपको पेपर में आता है, भूमिगत तना। तना तो वैसे ऊपर होता है, लेकिन कुछ तने ऐसे हैं जो मिट्टी के नीचे भी होते हैं, जैसे आलू। आलू मिट्टी के अंदर होता है बेटा, तो आपको आलू पूछ ले, पोटैटो आपको पूछे, तो आप बताना पोटैटो एक तना है बेटा, ठीक है। और आलू के तने को क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। आलू के तने को हम कंद के नाम से जानते हैं, ट्यूबर। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आलू का जो तना है इसको किस नाम से जाना जाता है, आप बताएंगे ट्यूबर। प्याज और लहसुन कभी पूछ ले, प्याज और लहसुन जो होते हैं, अनियन एंड गार्लिक जो होते हैं, अनियन एंड गार्लिक जो होते हैं, ये भी भूमिगत तने के एग्जाम्पल हैं। और इन दोनों के तने को कहा जाता है बल्ब, इन दोनों के तने को हम बल्ब कहते हैं। तो पेपर में पूछेगा कि किसके तने को बल्ब कहा जाता है, तो बताएंगे प्याज और लहसुन जो हैं ये भी तने हैं बेटा, और इनके तनों को भी हम बल्ब कहते हैं। फिर आपको पूछे अदरक, प्यारे बच्चे, ठीक है, अदरक जो होता है एंड हल्दी, अदरक और हल्दी, हल्दी खाई है, हल्दी और अदरक आपने देखे होंगे। तो जिंजर और टर्मरिक जो होती हैं, जिंजर एंड टर्मरिक, तो जिंजर और टर्मरिक जो होती हैं ये क्या है बेटा, ये भी तना होती हैं, भूमिगत तना, और इनके तने को हम राइजोम कहते हैं। क्या कहेंगे इनके तने को, राइजोम। ये भी आपको पेपर में आता है, तो इनके तने को हम प्रकंद या राइजोम के नाम से जानते हैं। अब एक और होता है अरवी। अरवी तो अब जैसे गर्मियों में चल रही है, अरवी की सब्जी भी खाते हैं हम लोग, तो अरवी जो होती है इसके बारे में भी आपको पूछता है। तो अरबी भी एक तना है, और अरबी के तने को कहा जाता है कोर्म, अरबी के तने को कहते हैं हम कोर्म। तो ये सारी चीज़ें आपको पेपर में पूछी जाती हैं कि कौन किसका तना है और कौन किसके तने को क्या कहते हैं, तो ये सब आपको पेपर में आता है, ठीक है मैम। ओके, क्वेश्चन है जो महामारी चक्र होता है उसमें कैसा ब्लड होता है, बेटा उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड होता है उसके अंदर। तो भाई देखो ये सब हैं आप लोगों के तने, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है, ये सब भूमिगत तने के एग्जाम्पल है। तो ये राइजोम है, अदरक, अदरक एक तना है, ये अरवी है बेटा जो मैंने बताई थी, अरवी के तने को कॉर्म कहते हैं। ये पोटैटो है, आलू, ट्यूबर कहते हैं, और ऑनियन जो होता है इसके तने को हम बल्ब कहते हैं। तो ये आपको पूछा जाएगा पेपर के अंदर, ठीक है। अब कुछ और तनों के एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो बेटा आपने अंडरग्राउंड स्टेम तो पढ़ लिया, आपने भूमिगत तना तो पढ़ लिया, भूमिगत तना तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। कुछ होता है एरियल स्टेम, वायवीय तना जिसको बोलते हैं, वायवीय तना, ये भी पूछा जाता है आपको, वायवीय तना। तो वायवीय तने के जो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो आप बताओगे फाइलेकॉइड, फाइलोक्लेड या फाइलोकॉइड होते हैं बेटा, ठीक है। आप लोगों को पूछ ले ये क्लैडर्ड या कैलेकॉइड, ये भी होते हैं। तो इनको आप लोग ऐसे लिखना, भी लिखवाऊंगी मैं, अभी मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगी उसमें सारी चीजें आपको दी हुई हैं। तो ये 3 तरीके के तने हैं, भूमिगत, वायवीय और बच्चे उपवायवीय, ठीक है, उपवायवीय। ये 3 तरीके के तने होते हैं, अंडरग्राउंड, एरियल और सब एरियल। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि जो आप लोगों का वायवीय तना होता है, ये तो आप भूमिगत तो आपने पढ़ ली, अभी अभी दिखाया। जो आप लोगों का वायवीय तना होता है या आप लोगों का जो एरियल स्टेम होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो प्यारे साथियों ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये एरियल स्टेम के एग्जाम्पल हैं, ये वायवीय तनों के एग्जाम्पल हैं, ये वायवीय तने हैं बेटा जो भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूछ ले टेंड्रिल, बहुत पूछा जाता है, इनको पर्णप्रतान कहते हैं हिंदी में, पर्णपतान, ठीक है, पर्णप्रतान इनको कहा जाता है हिंदी में, टेंड्रिल्स जो होते हैं। देखो ये टेंड्रिल है, तुमने देखा है कभी बार ऐसे जैसे मटर के पौधे में भी गूंज गूंज सी निकली होती हैं, तो ये जो गूंज गूंज सी जो रहती है ये होती हैं टेंड्रिल, ठीक है बेटा। बुलबिल जो होते हैं ये भी पूछ सकता है, बुलबिल जो होंगे ये भी आप लोगों के वायवीय तने का ही एग्जाम्पल है।
देखो ये निकल रहे बुलबिल, ये छोटे छोटे गांठ गांठ सी निकली रहती हैं, ये भी क्या होते हैं, बुलबिल जो होते हैं वायवीय तनों के एग्जाम्पल है। बेटा थॉर्न, कांटे, आपने देखा है ना कई बार पौधों पर कांटे हो जाते हैं, देखो ये रहे कांटे, ये बोगनविलिया है, ये तुमने देखा होगा बोगनविलिया, तुम्हारे घरों में ये झाड़ी के रूप में रहता है बेटा, इस पर गुलाबी गुलाबी फूल आते हैं, उसमें कांटे कांटे भी होते हैं बीच में, तो ये जो कांटे हैं ये भी वायवीय तनों का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, कैलक्लोइड्स जो मैं आपको बता रही थी बेटा, तो कैलडॉड्स जो होते हैं, कैलडॉड्स ये भी किसके अंदर आते हैं, आप लोग बताएंगे, तने के अंदर, वायवीय तनों का भाग है। और फाइलोक्लोड्स जो मैं आपको बता रही थी, फाइलोक्लेड, तो फाइलोक्लेड्स भी जो होते हैं ये भी आपके आते हैं वायवीय तने में। तो आपको ना पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन एक वायवीय तने का उदाहरण है, तो बेटा इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा, ये सब वायवीय तनों के एग्जाम्पल है। पर्णपतान हो गए, बुलबिल हो गया, कांटे थ्रोन देकर पूछ ले, कैलकोडोस हो गया, या फिर फाइलोक्लेड्स हो गया, ये सब होते हैं। फाइलोक्लेड्स देखो इस तरीके से कांटे कांटे जो निकले रहते हैं, जैसे नागफनी वगैरह होता है ना, उसमें होते हैं ये। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब चल रहे हैं आगे, अब बात करते हैं सब एरियल प्लांट की, सब एरियल तने की बेटा, जो उपवायवीय तने होते हैं, उपवायवीय तने, तो घास जो होती है उपवायवीय तनों में आती है, उपवायवीय तना बेटा, उपवायवीय तना जैसे कि घास, घास को हम रनर बोलते हैं, रनर। कभी भी पूछे कि जो रनर है ये किस प्रकार के तने का उदाहरण है, तो बताओगे सब एरियल स्टेम का उदाहरण है। आपको पूछ ले स्टोलन, स्टोलन जो होते हैं, ठीक है, स्टोलन जो है बेटा, स्टोलन ये भी उपवायवीय तनों का ही एग्जाम्पल होते हैं। आपको पूछ ले शकर, शकर मतलब इस तरीके से नीचे की तरफ को बढ़ने वाले कुछ तने होते हैं जिनको कहा जाता है शकर, या शुकर भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, तो ये जो शुकर या शकर होते हैं ये भी होते हैं उपवायवीय तनों का एग्जाम्पल। और ऑफसेट, ऑफसेट ये जलीय पौधों में आपको देखने को मिलते हैं, जो जलीय पादप होते हैं उनमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आप लोगों के उपवायवीय तनों के एग्जाम्पल। तो तनों के तीन प्रकार, भूमिगत सबसे ज्यादा आता है, एरियल भी मैंने आपको बता दिया, और सब एरियल भी आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, जिंजर स्टेम है या फिर रूट, बेटा जिंजर स्टेम है, मैंने आपको लिखवाया है, देखो मैंने आपको बताया है कि जो जिंजर होता है ये भूमिगत तने का एग्जाम्पल है। तो ये सारे के सारे जो लिखे हुए हैं ये भूमिगत तने हैं, ये सारे के सारे स्टेम हैं बेटा, ये सारे के सारे तनों के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गई बात? ये सारे के सारे तने हैं। ठीक है, क्लियर? आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे, तो तनों के बारे में इतना पढ़ना है। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे अब हम लोग प्यारे बच्चों रूट के बारे में। ठीक है, हेडिंग डालो रूट्स, हेडिंग डालेंगे रूट्स यानी कि जड़ें। तो अब हम बात करेंगे जड़ें, जड़ों के बारे में। जो जड़ें हैं ये क्या करती हैं, मिट्टी से पानी और पोषक पदार्थों का अवशोषण, मिट्टी से पानी और पोषक पदार्थों का अवशोषण, पानी व पोषक पदार्थों का अवशोषण। ठीक है, पानी और पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं, ये मिट्टी से पानी और पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या काम करती हैं प्यारे बच्चों, पूछ लिया जा सकता है, और ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बता देते हैं। तो ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दिस सॉइल। ये आप लोगों को पूछ लेगा पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि जड़ें क्या करती हैं बेटा। तो जड़ें भी जो पौधे होते हैं उनको मजबूती देती हैं। भाई बरसात आती है, मिट्टी को बांधे रखने का काम करती हैं जड़ें, ये सबको पता है, ये आप बिल्कुल बताकर आ जाओगे। तो ये आप अपने आप ऑप्शन पहचान लोगे कि जड़ों का क्या काम होता है। अब हम बात करते हैं कि जो जड़ें होती हैं,
जो रूट्स होते हैं पौधों के अंदर, इनके अंदर पानी और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इनमें पाए जाते हैं जाइलम टिश्यू। प्यारे बच्चे, जड़ों में जाइलम ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम ऊतक पाए जाते हैं जड़ों के अंदर, जाइलम टिश्यू पाए जाते हैं, और यही जाइलम टिश्यू पानी और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं या पानी और मिनरल को पौधों के ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो पूछ ले कौन से टिश्यू होते हैं जड़ों में, तो बताना जाइलम टिश्यू होते हैं जड़ों के अंदर, जाइलम टिश्यूज आर प्रेजेंट। तो जड़ों के अंदर जाइलम टिश्यू होते हैं और यही पानी और खनिज पदार्थों को पौधों में ऊपर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो जो जड़ें होती हैं ये किस विधि द्वारा पानी और मिनरल का अवशोषण करती हैं? तो बताओगे परासरण प्रक्रिया द्वारा, परासरण प्रक्रिया द्वारा, परासरण प्रक्रिया के द्वारा, परासरण प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी का अवशोषण, मिट्टी से पानी का अवशोषण करती हैं ये। ठीक है, मिट्टी से जल का अवशोषण, तो ये परासरण प्रक्रिया द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं जो जड़ें होती हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जड़ें किस प्रक्रिया द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं? तो आप बताओगे परासरण की प्रक्रिया द्वारा, ऑस्मोसिस। ठीक है, बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस, बाय द ऑस्मोसिस, बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ये मिट्टी से जड़ों का अवशोषण करती हैं। अब अगर हम जड़ों की बात करते हैं तो जड़ें जो होती हैं बेटा, इनमें पाए जाते हैं छोटे छोटे रूट हेयर। तो लिख लीजिएगा, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, रूट्स हेयर, रूट्स हेयर आर प्रेजेंट। तो इनके अंदर पाए जाते हैं मूल रोम। तो मूल रोम पाए जाते हैं जड़ों में, मूल रोम पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि पौधों के अंदर जो मूल रोम है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताओगे कि मूल रोम जो पाए जाते हैं ये जड़ों रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको रूट हेयर कहा जाता है। छोटे छोटे बाल जैसी संरचना, मान लो ये कोई जड़ है, मान लो ये कोई जड़ है, तो इसी से छोटे छोटे रूट निकले हुए होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो रूट के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जड़ों में, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, यही अवशोषण में हेल्प करती हैं। यही क्या करती हैं बेटा? अवशोषित करती हैं पानी को और पोषक पदार्थों को। तो अवशोषण की जो क्रिया हो रही है वो यही कर रहे हैं जो रूट हेयर होते हैं, मूल रोम जो हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे सुनो। अब जो जड़ें होती हैं, जड़ों का जो विकास है वो एक बीज के किस भाग से होता है? तो प्यारे साथियों, मान लो ये एक बीज है जो हमने मिट्टी में डाल दिया है। ठीक है, ये मिट्टी के अंदर डाल दिया एक बीज, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है ऊपर की तरफ, तो ये एक बीज है जिसको हमने मिट्टी में डाल दिया है। ठीक है, ये मिट्टी है ऊपर। अब जब ये बीज उगेगा तो इस बीज से छोटा सा एक पौधा निकलेगा, ऐसे ऊपर की तरफ को, इस बीज से एक छोटा सा पौधा ऊपर की तरफ को निकलेगा। ठीक है, तो इस बीज से जो छोटा सा पौधा ये ऊपर को निकला, यही वाला भाग तना बनेगा बेटा। आगे जाकर ये वाला भाग क्या बनेगा? स्टेम बनेगा। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? इस वाले भाग को कहते हैं हम लोग मूलांकुर, वो प्रांकुर। क्या कहते हैं बच्चा? पहले लिख लो। जब एक बीज हम मिट्टी में बोते हैं तो छोटा सा पौधा निकलता है, वही पौधा फिर ऊपर को बड़ा होगा। तो ये जो तने वाला भाग है ये बनता है किससे? प्रांकुर वाले भाग से। प्रांकुर, जिसको हम बोलते हैं प्ल्यूमुल, प्ल्यूमुल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि परांकुर वाला भाग किसको बनाता है? तो परांकुर वाले भाग से बनता है तना। एक बीज से दो संरचनाएं निकलती हैं, एक ऊपर को और एक संरचना निकलती है नीचे को। तो ये जो नीचे वाली संरचना है ये बनाएगी जड़, नीचे वाली संरचना बनाएगी जड़, और इस संरचना को कहते हैं मूलांकुर, इस संरचना को कहते हैं मूलांकुर, यानी कि रेडिकल। ठीक है, इस संरचना को कहते हैं रेडिकल। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक बीज की कौन सी संरचना है जो तने का निर्माण करती है और कौन सी संरचना है जो जड़ का निर्माण करती है। तो एक बीज की जो प्रांकुर संरचना है जिसको प्ल्यूमुल कहते हैं,
ये तना बनाती है, और एक भुज की जो नीचे को वाली जाने वाली संरचना जिसको मूलांकुर कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, ये जड़ का निर्माण करती है। तो कभी भी पूछे कि तने का निर्माण कौन सी संरचना से होता है तो बताना प्ल्यूमुल से, और रूट का निर्माण एक बीज की कौन सी संरचना से होता है तो मूलांकुर से। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि कहाँ से जड़ें बनती हैं और कहाँ से तना बनता है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ बात करते हैं जड़ों के एग्जाम्पल के। तो भाई कुछ जड़ें जो होती हैं भूमिगत जड़ें होती हैं, जड़ें या जो रूट्स होती हैं इनमें भी आपको बहुत सारे टाइप देखने को मिलते हैं। जो जड़ें हैं इनमें भी आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ जड़ें हैं जैसे ये भी होंगी भूमिगत जड़ें। भूमिगत जड़ें कौन कौन सी होती हैं? अंडरग्राउंड रूट कौन कौन सी होती हैं? वैसे तो सारी जड़ें अंडरग्राउंड ही हैं भाई, जड़ें तो मिट्टी के अंदर ही होती हैं, लेकिन कुछ जड़ों के एग्जाम्पल आते हैं जो आपको पूछ लेता है, अंडरग्राउंड रूट के एग्जाम्पल पूछ लेता है। आप बताना अंडरग्राउंड रूट में आती हैं बेटा, मूली आ गई, मूली जड़ है बेटा, ठीक है, रेडिश जो होती है मूली जो होती है ये जड़ है। गाजर हो गई, गाजर भी क्या है बच्चा? कैरेट, ये भी जड़ की कैटेगरी में आती है। ठीक है, आपको पूछ ले शलगम, शलगम हो गई, ठीक है, ये भी आती है, इसको ट्यूलिप करके बोल देते हैं, देख लेना एक बार। ये भी आ गई किसके अंदर? ये भी आ गई बेटा जड़ की कैटेगरी में। आपको पूछ ले चकुंदर, आपको पूछ ले चकुंदर जो होता है बीट रूट, तो बीट रूट जो होता है इसके तो नाम में ही आ रहा है रूट, तो बेटा ये भी जड़ों की कैटेगरी में आता है। एक होता है शकरकंद, शकरकंद, ठीक है, एक होता है शकरकंद, स्वीट पोटैटो बोलते हैं जिसको, तो ये भी जड़ की कैटेगरी में आता है। तो पोटैटो तो बेटा तना है, लेकिन स्वीट पोटैटो जो होता है वो एक जड़ है। तो ये सब जड़ के एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है, ये सब जड़ के एग्जाम्पल हैं। आपको इनमें से कुछ भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन जड़ है कौन तना है। अब अगर मूंगफली आ जाए कभी, जो मूंग की फली है ना तो ये जड़ है ना ये तना है, तो जो ग्राउंड नट होती है बेटा मूंगफली, ये होती है, आप बताओगे ये एक फल है, ना ये जड़ है ना ये तना है, ये फ्रूट है बेटा। तो मूंगफली कभी भी पूछे ये फल की कैटेगरी में आता है, इसको नोट कर कर कहीं भी ऐड कर लेना। तो मूंगफली मिट्टी में ही मिलती है, मिट्टी में मिलती है तो जड़ नहीं है ना ही तना है, ये एक फल है, फ्रूट है। ठीक है, ठीक, ठीक है भाई। हाँ, तो ट्यूलिप इसको आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाती जा रही हूँ चीज़ों को, ठीक है। चलो तो देख लीजिएगा इसको एक बार, शलगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलें भाई आगे, तो ये हो गई आप लोगों की जड़ें। अब हम बात करते हैं पत्ती के बारे में। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ लीव्स के बारे में, पत्तियाँ। तो भाई लीव्स, पत्तियों से क्या क्या है जो आपको याद रखना है। पत्तियाँ जो होती हैं, लीव्स जो होती हैं बेटा, ये क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो कभी भी पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों के अंदर, ठीक है। तो लीव्स की बात चल रही है, और लीव्स जो होती हैं पत्तियां, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। हाँ, एक बच्चे का वो था कि मैम श्वसन जड़ें भी होती हैं। बिल्कुल बेटा, जैसे आपने पढ़ा होगा मैनग्रूव, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पढ़ा होगा मैनग्रूव्स के बारे में, मैनग्रूव्स के जंगल। तो मैनग्रूव्स जो जड़ें होती हैं वो होती हैं रेस्पिरेटरी रूट, श्वसन जड़ें उनको कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप नोट कर कर यहाँ लिखना चाहते हो ना, तो यहाँ लिख लेना। तो श्वसन जड़ें कौन सी होती हैं? श्वसन जड़ें, तो भाई श्वसन जड़ें होती हैं मैनग्रूव, मैनग्रोव, ये दलदली इलाकों में पाई जाती हैं, ठीक है। इनको रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं, रेस्पिरेशन करती हैं बेटा, ये रेस्पिरेटरी रूट होती हैं, और ये मैनग्रोव नाम के पौधों में पाई जाती हैं। मैनग्रोव नाम के पौधे होते हैं उनमें देखने को मिलती हैं ये श्वसन जड़ें। ये दलदली क्षेत्रों में मिलती हैं बेटा, दलदली एरिया में, मैशी एरिया जहाँ बाढ़ आई रहती है हमेशा, वहाँ पर ये देखने को मिलती हैं, मैसी एरिया में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो श्वसन जड़ें रेस्पिरेटरी रूट भी होती हैं जो श्वसन की क्रिया करती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में।
फोटोसिंथेसिस कभी भी पूछे तो पूरे पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, आप बताओगे पत्तियों में। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हेयर, तो पत्तियों में ही होता है फोटोसिंथेसिस। आगे बात करी तो पत्तियों में ही वाष्पोत्सर्जन होता है। तो भाई ये भी पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, की क्रिया पत्तियों में होती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में होती है बेटा। ठीक है, तो पत्तियों में ही होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ये भी पूछा जाता है। अब इसको भी मैं बताती हूँ क्या होता है वाष्पोत्सर्जन। तो लिख लीजिएगा पहले, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस, ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस इन लीव्स, तो पत्तियों में ही होती है ट्रांसपायरेशन की क्रिया भी। ठीक है, अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, नाम से समझना। देखो, वाष्प मतलब वेपर और उत्सर्जन मतलब उत्सर्जित कर देना। तो पौधों में जितना भी पानी है ना, उसको वो वाष्प के रूप में निकाल देते हैं, तो उसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो लिख लेंगे, पादपों द्वारा, पादपों द्वारा अतिरिक्त पानी का, अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में, अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन। ठीक है, वाष्प के रूप में उत्सर्जन। तो ये डेफिनेशन भी आ जाती है कि पौधों द्वारा वाष्प के रूप में अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करना क्या कहलाता है, तो आप लोग बताएंगे इसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो भाई वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे एक्सक्रीशन ऑफ, एक्सक्रीशन या रिमूवल लिख लेना, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो वेपर के फॉर्म में बाय द प्लांट। ठीक है, पौधों के द्वारा अतिरिक्त जल को निकालना वही होगा वाष्पोत्सर्जन। तो ये डेफिनेशन भी आप लोग याद रखना, ये डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है कि वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं। तो मैंने डब्बे में बंद करके डेफिनेशन आपको वाष्पोत्सर्जन की लिखवा दी है। तो वाष्पोत्सर्जन भी पत्तियां ही करती हैं। तो पादपों द्वारा जो अतिरिक्त पानी है, बेटा प्लांट क्या करते हैं, मान लीजिए पौधों को तुमने पानी दिया है ना, और पौधों ने जब अतिरिक्त पानी को पी लिया, ठीक है, टाउन से 2 आर की दूरी पर है मैनग्रोव फॉरेस्ट, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो जब पौधों ने पानी पी लिया तो उस पानी को वो कभी भी 100% पानी को यूज नहीं करते अपने लिए, अपनी क्रियाओं को करने के लिए, या जितना उनको पानी की जरूरत है उसमें से केवल 1 से 2% पानी वो अपने लिए यूज करते हैं। बाकी सारा का सारा पानी वो वापस एटमॉस्फेयर को ही दे देते हैं, जो पौधे होते हैं। जब भी तो बोला जाता है कि पौधे लगाओ, पौधे लगाओगे तो पानी जितना मिट्टी में है वो वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा, वापस बारिश के रूप में फिर मिट्टी पर आएगा, फिर पौधे पिएंगे, फिर एवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा पानी। तो वो साइकिल बनी रहेगी, जल चक्र बना रहेगा। ठीक है, तो जिससे जो आपका पर्यावरण है उसमें पानी की कमी नहीं होगी, और पेड़ पौधे अगर अच्छे से हैं तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और वातावरण शुद्ध रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, और जितने पेड़ पौधे लगाओगे उतनी बारिश होगी, पेड़ काटोगे तो बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो बारिश का पानी मिट्टी में गया है उस पानी को वापस पर्यावरण में देने का काम पेड़ पौधे ही करते हैं। तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उन पे आपने देखा है ओस जम जाती है, वो ओस जब सूरज निकलता है इवेपोरेट होकर भाप बनकर गर्मी से वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, उसे ही बादल ले जाते हैं, बादल फिर बारिश करते हैं। तो पौधों में जितना अतिरिक्त पानी है उसको वो वाष्प के रूप में निकाल देंगे, और उसी से फिर वर्षा होती है, और उसी से आपका जो पर्यावरण है वो शुद्ध होता है। तो प्यारे बच्चे, वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, पत्ती में ही होता है। क्यों होता है पत्ती में वाष्पोत्सर्जन, ये कल की क्लास में बताऊंगी, अब टाइम हो चला है। ठीक है, समझ में आ गई। तैयारी के साथ प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। बहुत बढ़िया भाई अमन जी, बहुत बढ़िया।
तो भाई धन्यवाद, कल की क्लास में मिलेंगे। अब टाइम हो चला है, कल मैं आपको लीव से ही चीज़ें कराऊंगी। कल आपका बोटनी खत्म हो जाएगा और जो आपके 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं फिर वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।